तो मैम क्या नाम है आपका और आप अपने बारे में एक बार बताएं, मीडियम अटेम्प्ट नाम कहाँ से आती हैं? मेरा नाम सृष्टि सुरेश कुये है, मैं मुंबई से हूँ एंड ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट मेंस था, फर्स्ट इंटरव्यू था एंड मेरा ऑप्शनल PSIR है। ओके, जो पहला अटेम्प्ट था उसमें प्री क्लियर नहीं हुआ था? हाँ जी, मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था, CSAT की वजह से नहीं हुआ था। CSAT की वजह से, ठीक है। प्री के ऊपर डिटेल बात करेंगे, उससे पहले आप बताएं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका इंटरव्यू का? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। पहले थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बोर्ड वाज रियली वेरी कॉर्डियल एंड जो क्वेश्चन पूछे थे वो भी इतने टफ नहीं थे। वो सिर्फ हमारा ओपिनियन जानना चाहते हैं, वो क्वालिटीज देखना चाहते हैं कि हम फर्म है या नहीं, हमारा कुछ खुद का स्टैंड है या नहीं। तो बोर्ड वाज वेरी गुड एंड क्वेश्चंस भी अच्छे थे उसके। क्वेश्चन थोड़ा आप बताएंगे, रेंज क्या थे? मोस्टली क्वेश्चन तो मेरे डाक के रिलेटेड ही थे। मेरा PSIR है तो उन्होंने मुझे रशिया यूक्रेन वॉर के बारे में पूछा, थोड़ा नाम के बारे में पूछा, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के बारे में पूछा। फिर मैंने जेंडर इक्वालिटी कैंपेन किया था तो उन्होंने पूछा कि जेंडर इक्विटी क्या है, जेंडर इक्वालिटी क्या है, क्या स्टेप्स लेने चाहिए, प्रायोरिटी बेसिस पे क्या लेने चाहिए। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस थे। सिचुएशन कुछ दिया था? सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन एक भी नहीं था। ओके, प्री के ऊपर थोड़ा आप बात करें। जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही होती, मेजोरिटी जब मैं टीचर या टॉपर या कैंडिडेट से इंटरव्यू करता हूँ तो उनका कहना है कि 30 क्वेश्चन तक तो हम कर रहे होते हैं, 30-35 तक आते हैं, उसके बाद हाथ रुक जाता है, उसके बाद गैस लेना होता है। क्या आपको कुछ पता है तरीका कि UPSC प्रीलिम्स में गैस कैसे लिए जाए बेस्ट तरीके से 30 क्वेश्चन के ऊपर? प्रीलिम्स तो देखिए बहुत अनसर्टन है क्योंकि हमको पता नहीं होता कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। तो UPSC के एक स्ट्रैटेजी रहता है। फॉर एग्जांपल जो एक्चुअल सिलेबस से आते हैं, जो हम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हैं, उसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे पॉलिटी के M लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं एंड कभी कभार करंट अफेयर्स से भी आते हैं। लेकिन अगर हमको समझना है UPSC को तो उसके PYQs देखिए। PYQ से बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीटेड हो जाते हैं एंड हमको एक स्कोप पता चल जाता है कि कहाँ से आएगा क्वेश्चन। देन कुछ ह्यूरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ जैसे कि क्वेश्चन मिनिस्ट्री का या फिर कोई स्कीम हो, तो UPSC क्या करेगा कि UPSC कोई गलत मिनिस्ट्री दे देगा। अगर हमको वो पता होगा कि UPSC हमेशा गलत मिनिस्ट्री देता है तो एक्चुअल एग्जाम में भी हम डायरेक्टली वो गलत ही मार्क करके आएंगे, मतलब ये मिनिस्ट्री तो गलत ही होना है। तो ऐसे कुछ ट्रिक्स होते हैं जो अच्छे से अगर हम करेंगे तो प्रीलिम्स मतलब हो जाते हैं। वो अंडरस्टैंड करने की चीज़ है प्रीलिम्स, रादर देन चीज़ रट्टा करने की चीज़ नहीं है। आपको डर लगता है प्रीलिम्स से? प्रीलियम से तो डर लगता है मुझे क्योंकि बहुत अनसर्टन है, अनप्रेडिक्टेबल है। फर्स्ट स्टेप है तो अगर नहीं हुआ तो फिर से वो पूरा एक साइकिल बन जाता है 1 साल का। तो डर तो है, लेकिन उससे ज़्यादा डर मुझे मतलब CSAT में ज़्यादा डर लगता है क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है ज़्यादा, तो CSAT थोड़ा टफ। क्या किया आपने ग्रेजुएशन में? ग्रेजुएशन मेरा BA में हुआ है। BA, ओके। तो भाई अगर आप भी अपने UPSC के सपने को साकार करना चाहते हैं तो देखिए मैं आप लोगों के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी, इंपॉर्टेंट मटेरियल लेकर के आया हूं। जैसे कि PT 365 है मेरे पास में, 10 साल का ट्रेंड एनालिसिस है, UPSC कहां से सवाल पूछ रही है। PYQs हैं जिसमें आपको पता लगेगा, क्योंकि PYQs ब्रह्मास्त्र होते हैं UPSC के लिए। तो इसमें आपको पता लगेगा कि भाई सवाल कहां से आ रहे हैं और आपका प्रैक्टिस होगा वो अलग डायरेक्ट। इसके अलावा ये इसमें जो है UPSC के ओरिजिनल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। PT 365 लेना तो वो भी आपको मिल जाएंगे। अपडेटेड मटेरियल भी आ गया है और ये पिछले जो है अपडेटेड मटेरियल नवंबर से 2024 तक है। इसके अलावा अप्रैल 2024 से अक्टूबर 2024 तक टोटल जो PT 365 है वो सारा कुछ मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब है अप्रैल 2024 से लेकर के जनवरी 2025 तक का विजन IAS का ये जो PT 365 आ गया वो भी आप मंगा सकते हैं। गणेश बुक शॉप का नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आप कितने रुपए का है, क्या रेट है, कब पहुंचेगा, सारा कुछ घर बैठे आप मंगा सकते हैं। आप चाहे कहीं भी रहते हो, इंडिया के किसी भी कोने में रहते हो, आप हिंदी इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आप तैयारी कर रहे हो, घर बैठे सारा मटेरियल आपके घर पहुंच जाएगा। बस आपको फोन करने की देर है। रेट वगैरह कितने का नहीं है वो भी आप नंबर से पूछ सकते हैं और 24/7 सर्विस अवेलेबल है। इंडिया के किसी भी कोने में रहे हो आपको पहुंच जाएगा। मेंस के ऊपर थोड़ा आप बताएं कि आपके जो आंसर राइटिंग के आपके डायमेंशन क्या होते हैं, अगर उसमें करंट अफेयर की बात करें या फिर आपकी कुछ अपनी पर्सनल स्टाइल हो कि मैं पैराग्राफ में लिखूंगी, बुलेट पॉइंट में लिखूंगी, सिर्फ 2 इमेज लगाऊंगी, 1 लगाऊंगी, क्या फॉर्मेट होता है? मेंस का तो मेरा सिंपल रहता था कि जो हमारा सिलेबस है उसको फोकस करना है, PYQs पे फोकस करना है। और PYQs मतलब मेंस बहुत ही सर्टन चीज़ है, तो कुछ सेक्शन दिए हुए हैं उसको मैं अच्छे से करती थी। फॉर एग्जांपल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हो, जैसे इकोनॉमी का आता है, तो मैं हर एक सेक्शन पे इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन फिक्स
करके रखती थी। फिर चाहे उस पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन एंड वे फॉरवर्ड, 2-3 चीजें वे फॉरवर्ड की वो फिक्स रहती थी मेरी। फिर चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए। फिर चेंज क्या होता था कि जो डिमांड पूछा है, फॉर एग्जाम्पल किसी में चैलेंजेस पूछा होगा, या फिर किसी में स्कोप पूछा होगा, या फिर किसी में बेनिफिट पूछा होगा, तो उसके हिसाब से बॉडी वाला कंटेंट चेंज हो जाएगा। और मैं पॉइंट वाइज लिखना ही प्रेफर करती थी। तो मेरा ऐसा होता था कि 10 मार्क्स के लिए मुझे 15 पॉइंट्स लिखने हैं, 15 मार्क्स के लिए मुझे 20 पॉइंट लिखने हैं, और 20 पॉइंट का ऑप्शनल में होता है। तो उसके लिए मुझे मैं तो ऑप्शनल का तो मैं मोस्टली पैराग्राफ में लिखती थी, तो मैंने वैसा नहीं किया था। और इंट्रोडक्शन होना चाहिए, उसमें आप ट्राई करो कि एटलीस्ट कुछ डेटा डाल दो, या फिर कुछ अच्छा सा डेफिनेशन किसी इंस्टीट्यूशंस ने दिया होगा तो वो डेफिनेशन डाल दो। एंड बॉडी में आप अगर ऐसे लिखोगे, फॉर एग्जांपल सोशल में ये इम्पैक्ट होगा, इकोनॉमी में, मतलब डायमेंशन वाइज, तो आपको आपका आंसर बहुत ही मल्टी डायमेंशनल लगता है। वो क्वालिटी दिख जाती है ऑफिसर की, आपकी मल्टी डायमेंशनल लेवल से सोचते हो, तो क्वालिटी दिखनी चाहिए हमारे आंसर में भी। एंड मैं ट्राई करती थी कि हर आंसर के बाद 2 वे फॉरवर्ड लिख दूँ, और कंक्लूजन तो होता ही था। ओके, जो इतना कॉन्फिडेंस आपको आया है, काफी अच्छा कॉन्फिडेंस है, तो ये पहले अटेम्प्ट में था या जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे उसी टाइम आ गया था? क्या कोई बैकग्राउंड रहा है सिविल सर्विस का आपका? नहीं, मेरा तो कोई बैकग्राउंड नहीं है। एक्चुअली मैं रहती भी एक स्लम एरिया में हूँ, वहाँ पे कोई ऐसा ऑफिसर बना भी नहीं है अभी तक तो सिविल सर्विसेज में। तो ग्रेजुएशन के टाइम पे तो मुझे कोई कॉन्फिडेंस नहीं था। ये कॉन्फिडेंस मुझे 2023 के बाद आया है, प्रीलिम्स के फेलियर के बाद, जब मैंने और अच्छे से मेरे मिस्टेक्स को एनालाइज किया। एंड एक चैनल है अंडरस्टैंड यूपीएससी करके, जिनके सर है सत्यम जैन सर, तो उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया है। तो मतलब बहुत सारा क्रेडिट तो उन्हीं को दूंगी मैं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी बताए थे, ट्रिक्स बताए थे प्रीलिम सॉल्व करने के, मेंस के आंसर लिखने के ट्रिक्स बताए थे, तो वो बहुत काम आया मुझे। और कोचिंग लिया था आपने फाउंडेशन की? नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया है ना। मैंने 2024 के अटेम्प्ट के लिए मैंने कोई टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन नहीं किए, तो मेरा सारा फोकस सिर्फ पीवाईक्यूज पे था, उसी के थ्रू मैंने किया है। ओनली पीवाईक्यू? ओनली पीवाईक्यूज। ओके, आपको लगता है कि इस यूपीएससी की जर्नी में जो मेंटरशिप का रोल है वो बहुत ज़्यादा है? जैसे मेंटरशिप तो बहुत जरूरी है, लेकिन वी शुड नॉट इक्वेट मेंटरशिप विद द कोचिंग सर। ओके, बिकॉज मेंटरशिप, जैसे मैंने अभी कहा कि सत्यम जैन सर ने मुझे मेंटरशिप मतलब दिया, मतलब उनके कोर्सेज के थ्रू, तो वो बहुत अच्छा था। मतलब उनका कोर्स, मतलब मैंने पीवाईक्यूज मेंस आंसर राइटिंग का ज्वाइन किया था, तो वो बहुत हेल्पफुल रहा। तो वो एक काइंड का मेंटरशिप ही था। अदरवाइज कोचिंग ज्वाइन करना मुझे नहीं लगा कि कुछ नेसेसरी होगा, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त भी थे जिन्होंने कोचिंग ज्वाइन किया था, लेकिन उनका फोकस सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में होता है, रादर देन कि एग्जाम को कैसे एक्चुअली में क्वालिफाई करना है, वो फोकस नहीं रहता मेजरली। ओके, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना है लोग जानते हैं, बुक लिस्ट जानते हैं। आपकी कोई अलग से कुछ वैल्यूएशन रहा है, कुछ सोर्स रहे हैं, कुछ यूट्यूब चैनल रहे हैं, कुछ टेलीग्राम फोरम कम्युनिटी कुछ रहा है क्या? चैनल तो एक वही है अंडरस्टैंड यूपीएससी वाला, उनके यूट्यूब पे लेक्चर्स है, उनका टेलीग्राम पे चैनल है। हाँ। बाकी अलग से तो मैंने कुछ नहीं किया। एथिक्स ऐसे के लिए? ऐसे के लिए तो मेरा पेयर ग्रुप था 4 जनों का, तो हम वीकली एक ऐसे लिखते थे और खुद से पेयर इवैल्यूएट करते थे, तो वही मुझे बहुत काम आया। एंड एथिक्स के लिए मैंने गूगल का बहुत यूज़ किया है, गूगल क्रोम का, तो उसी से ऑनलाइन जितना सोर्स अच्छा मिलता है उससे सॉर्ट आउट करके अपने नोट्स बनाए थे। ओके, आपने सेल्फ स्टडी किया, तो थोड़ा आप डेली रूटीन के बारे में बताएं कि आपका सेकेंड अटेम्प्ट है और आप इंडिया के सबसे टफेस्ट एग्जाम के लास्ट चरण पे हो। क्या डेली रूटीन था और उसमें सिलेबस इंक्लूड करके आप बताएं। अच्छा, तो पहले तो मैं मॉर्निंग में 6-6:30 बजे उठ जाती थी, तो मैं लाइब्रेरी जाती थी। तो मेरा रहता था कि 8 बजे मेरी लाइब्रेरी ओपन होती है, तो 8 बजे लाइब्रेरी जाती थी, और फिर शाम के 8 बजे तक मेरा लाइब्रेरी रहता था, तो पूरा 12 घंटे में वही होती थी। तो फर्स्ट 2 आवर्स तो मेरे न्यूज़पेपर रीडिंग में जाते थे। एक 1 आवर मेरा द मैगजीन, कोई भी मंथली मैगजीन आप रीड कर सकते हो, वो रीड करती थी मैं। सेकेंड, उसके बाद 2-3 घंटे के लिए, मतलब करीब 1:30 बजे तक मैं अपना जीएस करती थी रिवीजन, या फिर जो भी नोट्स बनाने हो। फिर 1 से लेके 1:30 तक जो लंच टाइम है, उसमें मैं ट्राई करती थी कि कुछ स्टडी रिलेटेड वीडियोस ही देख लूँ, मतलब जो भी कुछ वीडियो।
देन डेढ़ तो दो उसमें जाता था आधा घंटा, फिर 2 बजे के बाद मैं अपना ऑप्शनल लेती थी और मैंने ऑप्शनल में बहुत फोकस किया था, मतलब 6 क्या से था 7 पीएस आया था मेरा ऑप्शनल। मैं 7 से 8 घंटा मतलब मैंने ऑप्शनल पे दिया था, क्योंकि मैंने सेल्फ स्टडी से किया था। तो फिर उसके बाद 2 से 8 बजे तक पूरा ऑप्शनल। तो लास्ट का 1 आवर में रखती थी आंसर राइटिंग के लिए, मतलब 5 घंटे में रिवीजन करूंगी, 1 घंटे में मैं 3 से 4 आंसर लिखूंगी। फिर 8 बजे के बाद घर जाने के बाद फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलता था, 1 आध घंटा, तो कुछ पढ़ लिया, कोई मतलब कोई टारगेट उस दिन का बचा हो तो वो कंप्लीट कर लिया, तो ऐसे मेरा रहता था। एक लास्ट क्वेश्चन, सब्जेक्ट रोटेशन के ऊपर बात करते हैं। जिसका हाई कन्वर्जन रेशियो, जिसका हाई कन्वर्जन रेट हो, कि जैसे पॉलिटिक्स कम टाइम में हम ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं पढ़ के, वही हिस्ट्री अगर थोड़ा पढ़ें तो उसमें कम स्कोर आने का चांस रहता है। आपका रोटेशन कैसे था कि जैसे पॉलिटी के साथ आप ज्योग्राफी को पढ़ती थी या फिर पॉलिटी के इकोनॉमी के साथ पढ़ती थी? क्या रोटेशन था या फिर अलग स्ट्रेटजी थी रिवीजन की? देखिए, स्ट्रैटेजी तो सबके अलग होती है और मुझे ऐसे नहीं जमता था कि मैं एक ही दिन में 2 सब्जेक्ट पढूं। तो मेरा तो ये रहता कि एक सब्जेक्ट एक ही टाइम पे पढूं, वो पहले कंप्लीट करूं, फिर उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट ले लूं। और वैसे भी मैं ऑप्शनल के साथ कर रही थी, तो 2 सब्जेक्ट तो वैसे ही हो जाते थे, एक जीएस का एंड ऑप्शनल का, तो मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ती थी उसमें। ओके, थैंक यू सो मच मैम। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये अटेम्प्ट आपका लास्ट हो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएं। कोई डाउट होगा कमेंट कर देना, मैं अगले टॉपर टीचर कैंडिडेट से वो पूछ लूंगा। पॉडकास्ट की सीरीज चल रही है, कैसी लग रही है वो भी कमेंट कर देना। मैम को विशेष दे सकते हैं, इनका लास्ट अटेम्प्ट हो। मैं उम्मीद करूंगा जब अगली बार भेंट हो तो प्रॉपर लिस्ट में आपको। थैंक यू सो मच, विश ऑल द बेस्ट।